तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे बैकलैश 2024 के मेन इवेंट से। तो भाई कौन सा मैच क्लोज करने वाला है बैकलैश को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये चीज़ खुद कोडी रोड्स ने कंफर्म कर दी है, यानी कि आपको मालूम चल गया होगा कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स ये वाला मैच मेन इवेंट करेगा बैकलैश को। कोडी रोड्स ट्वीट करते हैं एंड टैग करते हैं लेडी रेफरी जेसिका कार को एंड कहते हैं वांटेड टू मेंशन दिस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। It will also be the very first PLE main event for the undisputed WWE title officiated by a woman। तो इनका कहना है कि ये वाला जो मैच होगा इनका एजे स्टाइल्स के साथ, ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल हिस्ट्री का पहला ऐसा मैच होने वाला है PLE के अंदर मेन इवेंट स्पेशली, जो कि एक फीमेल रेफरी कॉल करने वाली है। यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच PLE का मेन इवेंट होने वाला है जिसको एक फीमेल रेफरी कॉल करेगी। दिस मीन्स कि एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बैकलैश को मेन इवेंट करेगा, जिसको कॉल करने वाली हैं, ऑफिशिएट करने वाली हैं जेसिका कार, एक फीमेल रेफरी। तो अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स ने ये चीज़ खुद से ही कंफर्म कर दी है, खुद से ही अनाउंस कर दिया है कि इनका मैच मेन इवेंट होगा। तो ये तो हो गया हमारा भाई क्लोजिंग मैच बैकलैश का। ओपनिंग मैच कौन सा हो सकता है इसको लेकर अपडेट नहीं है। आई गेस लाइनअप आ जाएगी कुछ देर बाद, आधे एक घंटे के बाद आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगी तो मैं आपको ट्विटर पे बता दूंगा। लाइव ट्वीट भी होने वाला है ट्विटर पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जाके फॉलो कर लेना ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे में भाई यही कहना है कि ओपनिंग मैच रूमर्ड है कि डायमंड प्रिस्ट वर्सेस जेउस होगा, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। अब कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच मेन इवेंट है। इसके अलावा 3 और मैचेस हैं, प्लेसमेंट अभी पता नहीं है, पता चलेगा मुझे तो मैं आपको बता दूंगा ट्विटर वगैरह पे, आप एक्टिव रह सकते हो। कोडी ने खुद से कंफर्म कर दिया बाय द वे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई रेसलमेनिया की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को लेकर। अभी तक वैसे WWE ने अनाउंस नहीं करा है, लेकिन एक नई अपडेट है इसको लेकर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड हम लोग और ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं अनाउंसमेंट के लिए। क्या है ये? तो WWE ने ट्वीट करा, कहा यहाँ पे immediately following Backlash France there will be a special WrestleMania announcement during the 150th कैंटकी डर्बी प्री रेस शो एयरिंग ऑन NBC। तो इन्होंने कहा कि बैकलैश के बाद WWE जो है रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट करेगी NBC के ऊपर। अब WWE वाले ही करेंगे एक तरीके से, भले ही उस चीज़ को कोई भी ऑफिशिएट करे। तो NBC के ऊपर ना कैंटकी डर्बी प्री शो के दौरान अनाउंसमेंट होने वाली है भाई रेसलमेनिया को लेकर, रेसलमेनिया 41 को लेकर। एंड ये लोकेशन डेट वगैरह की अनाउंसमेंट होगी। तो भाई अभी वेट करना है तो बैकलैश के बाद का। तो बैकलैश आई थिंक कब खत्म होगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, 10:30 से मेन शो चालू है, तो देन 11:30 12:30 आई थिंक 2 बजे रात के आसपास ये अनाउंसमेंट होगी। तो अगर आप रात भर जाग के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आपको सुबह वैसे भी बता ही देने वाला हूँ। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है। बाय द वे कहाँ होगा इसको लेके एक बेटर आइडिया लग गया है, लास वेगस ही मोस्ट लाइकली होने वाला है, बिकॉज रसल वोट्स ने कहा WWE हैज स्टेटेड दैट रेसलमेनिया 41 अनाउंसमेंट विल बी कमिंग ड्यूरिंग द 150th कैंटकी डर्बी प्री रेस शो दिस आफ्टरनून ऑन NBC। उसके बाद देखो WWE हैज डन दिस वन टाइम प्रायर इन 2021 व्हेन द अनाउंस्ड ड्यूरिंग द बेलमंट स्टेक्स प्री रेस शो दैट ईयर समरस्लैम वुड बी टेकिंग प्लेस इन लास वेगस। तो ये सेम चीज़ WWE ने इस तरीके की अनाउंसमेंट 2021 में करी थी, लेकिन उस बार करी थी समर स्लैम के लिए। वहाँ पे इन्होंने भाई बेलमंट स्टेक्स प्री रेस के दौरान अनाउंस करा था कि जो समर स्लैम है वो लास वेगस से होगा। एंड ये सेम एक बार फिर से प्री रेस के दौरान अनाउंस करेंगे NBC पे। तो ये रेसलमेनिया 41 की अनाउंसमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी समर स्लैम 2021 की तरह लास वेगस होगा। अब लास वेगस में किस स्टेडियम से होगा? एलिजेंट स्टेडियम ही मोस्ट लाइकली होना चाहिए, बाकी किससे होगा वो देखना होगा। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट को लेकर अपडेट वगैरह। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। 2-2:30 बजे के आसपास रात में, ये आधी रात को अनाउंसमेंट होगी। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है अपडेट, वेट करना है बस कुछ घंटों का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि द रॉक को लेकर। एंड कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी भाई डेव मेल्ट्जर की तरफ से, जहां पर उनका कहना था कि रेसलमेनिया 40 को लेके एक पिच WWE की ये भी थी कि रॉक वर्सेस रोमन ये सिंगल्स मैच होता। रॉक इस वाले मैच के अंदर रोमन रेंज से टाइटल ले लेते, यानी वो रोमन को डिथ्रोन कर देते, उसके बाद वो टाइटल वैकेट कर देते हैं, रिलिंक्विश कर देते हैं, एंड देन वो चले जाते हैं हॉलीवुड की तरफ। तो ये कहना था मेल्ट्जर का कि एक पिच ये भी थी। कोडी रोड्स कंपीट नहीं करते रोमन से, वो बाद में जाके कभी मैच लड़ते हैं। ये मेल्ट्जर ने कहा था कि ये एक पिच थी। इसके ऊपर इन्होंने भाई और अपना एक्सप्लेनेशन दिया एंड कहते हैं कि होता कुछ ऐसा, बिकॉज WWE ने मल्टीपल आइडियाज़ पिच करे थे। तो इस वाले आइडिया के अंदर होता कुछ ऐसा कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतने के बाद इंजर्ड दिखाया जाते हैं, कि वो इंजर हो गए, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी रेसलमेनिया में नहीं मिली मजबूरी की वजह से, देन बाद में वो कभी चैलेंज करते हैं। रॉक रोमन को हराते हैं रेसलमेनिया के अंदर, टाइटल जीत जाते हैं, वैकेट करते हैं, चले जाते हैं हॉलीवुड। उसके बाद रोमन रेंस रॉक आगे जाके फिर कभी होता या फिर नहीं होता, रोमन के पास टाइटल वापस से चली जाती किसी भी तरीके से, एंड देन कोडी रोमन को डिथ्रोन करते हैं। तो रोमन 2
बार हारते हैं, ये कुछ मेल्टजर ने कहा, ये पिच था। तो अभी के हिसाब से भाई रॉक को लेके यही इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि टाइटल वैकेट करके जाते रॉक हॉलीवुड की तरफ, एंड ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ प्लान कर रही थी, तो इसीलिए इन्होंने भाई पीपल्स चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करी हॉल ऑफ फेम के दौरान। तो ये कुछ इन्होंने घुमा फिरा के बातें कही। अब ये जो बातें करते हैं भाई मेल्टजर, काफ़ी कन्फ्यूजिंग बातें करते हैं, जो कि शायद बिलीव करना भी काफ़ी टफ होता है। मतलब ये बिलीव करना सही में काफ़ी मुश्किल है कि रॉक रोमन को हराते हैं, उसके बाद टाइटल रिलिंक्विश कर देते हैं। हर तरीके से देख लो आप, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कोडी की अपॉर्चुनिटी डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी लेती नहीं, कोडी ही डीथ्रोन करने वाले थे रोमन को, आज करे चाहे अगले साल करे चाहे उसके अगले साल करे। रॉक मुझे नहीं लगता कि डीथ्रोन करते रोमन को, एंड अगर करते भी तो वो टाइटल रिलिंक्विश नहीं करते। ये चीज़ नहीं होने वाली थी मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये ओरिजिनल पिच थी भी कि नहीं वो तो नहीं पता, बिकॉज रेसलमेनिया तो बीत ही गया, तो अब तो क्या ही पता चलेगा। बाद में कोई और क्लैरिफिकेशन इसको लेकर निकल के सामने आएगी किसी और सोर्स की तरफ से, तो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अभी तो मेल्टजर ने एक ही तरफ की बातें कही है, एंड मेल्टजर का कुछ यही कहना है। कि आप बिलीव करते हो इस चीज़ के ऊपर, कमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई बैकलैश 2024 की एंडिंग को लेके, कि अब फ्रांस की क्राउड एंड हम सब एक शॉकिंग सरप्राइजिंग एंडिंग देखने वाले हैं बैकलैश 2024 की। इसको लेके अपडेट है मेरे पास। जिस तरीके से सीएम पंक आए थे सर्वाइवर सीरीज 2023 के एंड में, जिस तरीके से ब्रे वाइट आए थे एक्सट्रीम रूल्स 2022 के एंड में, उसी तरीके से हमें शायद से बैकलैश 2024 फ्रांस वाले इवेंट के एंड में एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट लाइकली अगर सरप्राइज होगा तो अंकल हाउडी का होगा, वाइट सिक्स का होगा, बिकॉज शो के एंड में, शो खत्म होने के बाद वो जो नीचे डिस्क्लेमर आ जाता है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो क्रिप्टिक वगैरह ही होता है मोस्टली। लेकिन हाँ, सीएम पंक का रिटर्न हम लोग भूल नहीं सकते हैं। अब ऐसे में जेकब फाटू एंड अंकल हाउडी, ये दोनों रूमर्ड हैं, अंकल हाउडी की फैक्शन एंड जेकब फाटू। लेकिन क्योंकि जेकब फाटू मेन इवेंट में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज मेन इवेंट में उनके भाइयों का मैच ही नहीं है, यानी ब्लड लाइन का मैच ही नहीं है मेन इवेंट में, तो जेकब फाटू चाह के भी नहीं आ सकते हैं शो के एंड में। वो आएंगे भी तो बीच में आएंगे, एंड बीच में आने का इंपैक्ट उतना नहीं पड़ता है, वो हम सबको पता है। शो के एंड में हुई छोटी से छोटी चीज़ काफ़ी मैसिव लगती है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि रूमर्ड है भाई, चांसेस हैं कि शो के एंड में जब वो डिस्क्लेमर आ जाएगा तो देन हमें प्रोबेबली अंकल हाउडी की फैक्शन देखने को मिलेगी। मोस्ट लाइकली ये चीज़ हो सकता है। मैंने आपको बताया भी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, अगर मैं गलत हूँ तो, कि भाई हो सकता है कि जो एजे स्टाइल्स हैं वो टारगेट किए जाए अंकल हाउडी से, यानी अंकल हाउडी में भी प्रोबेबली टारगेट कर सकते हैं एजे स्टाइल्स को। इसके पहले की पहले वाली वीडियो वहाँ पे आप जाके देखना, वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब या तो भाई वो शो एंड होने के बाद अटैक करे एजे स्टाइल्स को जब वो गिरे होंगे रिंग के अंदर हार के कोडी से, या नहीं तो भाई सब कुछ सिमट जाएगा एंड वो लोग अपना आएंगे एक प्रॉपर कैमियो लेके। तो चांसेस है कि शो एंड होने के बाद हमें एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। एंड फ्रांस की क्राउड एक्चुअली डिजर्व भी करती है, जितनी लाउड ये क्राउड है, जितनी एनर्जेटिक ये क्राउड है, डिजर्व तो पक्का एक मैसिव सरप्राइज करती है। एंड एक मैसिव सरप्राइज तभी होगा जब शो के एंड में कुछ होगा, बिकॉज जेकब फाटू शो के एंड में नहीं आने वाले हैं, वो बीच में आएंगे, तो उनका सरप्राइज इतना मैसिव नहीं होगा। अब ये अंकल हाउडी के ही चांसेस हैं, सो लेट्स होप कि ऐसा ही कुछ होगा, तब मजा आएगा भाई, 4 चांद लग जाएंगे इवेंट के अंदर। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।